इस वीडियो के साथ मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स को हिंदी में शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, पर उनको नहीं पता है कि फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, कैश मार्केट क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, उनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे इस कोर्स के ज़रिए मैं उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये एक कम्प्लीटली फ्री कोर्स रहेगा और आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंत में आपको ये पता चलेगा कि कैश मार्केट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स को यूज़ करूँगा और थिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इस एग्जाम्पल में मैं हूँ, मेरा नाम है अनिल और मैं मेरे फैमिली के लिए एक फ्लैट को परचेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो मैंने एक बिल्डिंग देखा है और इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स है और मैंने यहाँ पे इसके बिल्डर से बात भी किया है और फ्लैट्स को भी देखा है। मुझे ये फ्लैट बहुत अच्छा लगा। तो जब मैंने इस बिल्डर से बात किया तो उसने कहा कि ये जो फ्लैट है इसका अभी मार्केट प्राइस है 1 लाख रुपीज़। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो फ्लैट्स है इनका प्राइस आने वाले दिन में बढ़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ कंपनीज आ रहा है, कुछ बैंक्स आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ आएंगे तो फ्लैट्स की ज़रूरत पड़ेगा, तो इनका प्राइस बढ़ेगा। ये मेरा व्यू है। अभी अगर मैं इस फ्लैट को बाई करने के बारे में सोचूं तो क्या क्या मैं कर सकता हूं, इन सिनेरियो के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहला सिनेरियो ये है कि मैं ये जो फ्लैट है इसको इस बिल्डर से अभी 1 लाख रुपीज़ पेमेंट करके इसको परचेस करूं। ऐसे जो ट्रांजैक्शंस है इसको हम लोग कैश मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं या फिर कैश एंड कैरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं पैसे देता हूँ और इमीडिएटली मुझे जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिलता है। यहाँ पे मैं पैसे देते ही ये बिल्डर इस फ्लैट को मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करेगा। अगर यहाँ पे आने वाले दिन में इस फ्लैट का प्राइस बढ़ता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर इस फ्लैट का प्राइस गिरता है तो मुझे लॉस होगा। और ये है कैश एंड कैरी ट्रांजैक्शन। स्टॉक मार्केट में जब हम लोग किसी भी कंपनीज के शेयर्स को परचेज करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ से पैसे कटेगा और जो बंदा हमें स्टॉक्स को बेच रहा है उसके अकाउंट में पैसे जाएगा, उसकी जो डीमैट अकाउंट है वहाँ से शेयर्स डेबिट होंगे और हमारे जो डीमैट अकाउंट है जिसने बाई किया है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे जब तक हम लोग उस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, उसको सेल नहीं करते, तब तक उस स्टॉक का जो मूवमेंट है प्राइस का वो हमें अफेक्ट करेगा। आगे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो ये है पहला सिनेरियो। अभी यहाँ पे दूसरी और सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं इस फ्लैट को परचेस करना चाहता हूँ, पर अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस फ्लैट को 3 मंथ्स के बाद परचेस करना चाहता हूँ, पर इस प्राइस में। मेरा व्यू है कि ये जो फ्लैट है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसकी वजह से मैं अभी चाहता हूँ कि मैं ये जो प्राइस है अभी उसको लॉक करूँ और 3 महीने के बाद मैं उसको पे करके उसको परचेस करूं। तो जब मैं इस बिल्डर के पास जाके इसके बारे में बात करता हूं तो वो मुझे कहेगा कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि 3 महीने के बाद तुम आज का जो प्राइस है उसको दे के खरीदने की बात कर रहे हो। 3 महीने में मुझे फ्लैट को मेंटेन करने का चार्जेस है। अगर मैं किसी को ये फ्लैट अभी बेचता हूँ तो मुझे उससे जो पैसे मिलेगा, अगर मैं उसको बैंक पे रखूँगा तो मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अभी मैं उसे कहता हूँ कि आप सही कह रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसे की बात की है मैं उसको भी आपको दे दूँगा। तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो बिल्डर है ये कहते हैं कि आप मुझे अगर 3 महीने के बाद खरीदना चाहते हो 1,03,000 रुपीज़ दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे तो आज पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्डर ये भी कहेगा कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा पैसे इनिशियली देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 25K। तो ये जो 25K मैं अभी दे रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त, इसे हम लोग अप फ्रंट मार्जिन कहते हैं।
और हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाएंगे। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है हम लोग इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वजह से मैं फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डे इस एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस में परचेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका एक्सपायरी डे है, मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का डे है 30 अप्रैल 2026। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये दिन 30 अप्रैल 2026 को यहाँ पे जो बिल्डर है उसको पैसा देना पड़ेगा और वो क्या करेगा, इस फ्लैट को मेरे नाम पे करवाएगा। यहाँ पे मैंने 25 के पहले पे किया है, तो बाकी जो अमाउंट है उसको मैं इस एक्सपायरी डे दिन दे दूंगा। तो मुझे यहाँ पे फ्लैट या फिर ये एसेट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम दोनों ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है इससे पीछे नहीं हट सकते। यहाँ पे अगर इस फ्लैट का प्राइस 80K पे आता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी ये 80K में मिल रहा है तो मैं 1,03,000 रुपीज़ नहीं दूंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करूँगा, ये मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे मुझे ऑब्लिगेशन है। उसी तरह ये जो बिल्डर है ये भी यहाँ पे मुझे ये नहीं कह सकता कि ये जो फ्लैट है मैं इसको अभी नहीं बेचूंगा, इसको भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा, ये भी ऑब्लिगेटेड है इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस हो वो मुझे अफेक्ट करेगा और इस सेलर को अफेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं इस एसेट को फ्यूचर में एक स्पेसिफिक दिन स्पेसिफिक प्राइस में परचेस करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे भी राइट्स है इसको बाई करने का और इस बिल्डर को भी राइट्स है इसको सेल करने का। पर हम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति ऑब्लिगेटेड है, हम दोनों को भी इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डे है इस कॉन्ट्रैक्ट का, इसको हम लोग एक्सपायरी डे कहते हैं। मतलब है कि इस दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये जो दिन है ये इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे है। अभी यहाँ पे ये जो कैश कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, कैश में अभी मैं पैसे दे रहा हूँ, अभी मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं फ्यूचर में एक स्पेसिफिक दिन इस एसेट को परचेस कर पाऊंगा इस स्पेसिफिक प्राइस पे, पर यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, अपफ्रंट मार्जिन। बाकी पैसे मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे है उस दिन देना है और मुझे एसेट मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस उस एसेट का जो भी प्राइस है उसके हिसाब से हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो ये फ्लैट को खरीदना चाहता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस है वो बढ़ भी जा सकता है और घट भी जा सकता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका प्राइस ज़्यादा गिरता है तो मुझे लॉस हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिले कि इस फ्लैट को मैं 3 महीने के बाद खरीदूँ या ना खरीदूँ तो मुझे बहुत अच्छा होता। तो ये सोच के मैं क्या करता हूँ, मैं इस बिल्डर के पास जाता हूँ और मैं इससे एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता हूँ। तो अभी मैं उसे कहता हूँ कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही रहेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ये जो प्राइस है इस पे इस फ्लैट को 3 महीने बाद इस दिन परचेस करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं और दोनों यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इस एग्रीमेंट्स को तोड़ नहीं सकते। हम दोनों को इस एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ पे ऑब्लिगेटेड हूँ और ये जो बिल्डर है ये भी ऑब्लिगेटेड है। मुझे भी यहाँ पे राइट है इस फ्लैट को खरीदने का और इस बिल्डर को भी राइट है इस फ्लैट को सेल करने का। तो अभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही रहेगा पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 महीने के बाद ये जो फ्लैट है इसको ये जो प्राइस है 1,03,000 इसको खरीदूँ या ना खरीदूँ ये डिसीजन लेने का मुझे ऑप्शन चाहिए। अगर मैं इस फ्लैट को खरीदना चाहता हूँ 3 महीने के बाद इस एक्सपायरी डे के दिन इस प्राइस में, तो आप मुझे मना नहीं कर सकते, आपको फ्लैट बेचना ही पड़ेगा। पर मैं यहाँ पे इस एक्सपायरी डे के दिन इस प्राइस में इस फ्लैट को खरीदना है या ना खरीदना है वो डिसीजन उस दिन मैं ले सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए तो मुझे ये ऑब्लिगेशन नहीं रहना चाहिए कि मुझे इसको खरीदना ही है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से वॉक अवे कर सकूं और इस फ्लैट को ना खरीदूं। तो अभी यहाँ पे बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, मुझे राइट चाहिए।
मुझे इस रेट को यूज़ करके इस फ्लैट को खरीदना है या न खरीदना है, उसका डिसीजन लेने का ऑप्शन चाहिए इस एक्सपायरी डे के दिन। पर मैं यहाँ पे ये भी चाह रहा हूँ कि ये जो बिल्डर है उसके पास ये राइट ना हो कि उसको बेचना ही है, वो सिर्फ ऑब्लिगेटेड रहे। मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यह फ्लैट खरीदना है, उसको देना ही पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे यह फ्लैट नहीं खरीदना है, तो वो मुझे फोर्स नहीं कर सकता है कि खरीदना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए तो वो कुछ नहीं कह सकता है। तो ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे बिल्डर कहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे हर वक्त लॉस ही करेगा, क्योंकि तुम तब आओगे मेरे पास जब इस फ्लैट का प्राइस अगर 1,30,000 पे जाता है या फिर ज़्यादा होता है इस प्राइस से। अगर कम होता है तो तुम नहीं आओगे, तो मुझे यहाँ पे लॉस ही होगा। तो अभी मैं उसको एक और ऑफ़र देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको कुछ प्रीमियम दूंगा। फॉर एग्जांपल 4,000 रुपीज़ मैं आपको दूंगा, और ये जो 4,000 है ये सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। मतलब है कि एक्सपायरी डे के दिन इस फ्लैट को इस प्राइस में मुझे खरीदने के लिए ये जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए मैं आपको ये 4,000 रुपीज़ का प्रीमियम दूंगा। अगर मैं एक्सपायरी डे के दिन इस फ्लैट को इस प्राइस में खरीदने की डिसाइड करता हूँ, तो मैं आपको ये जो प्राइस हमने डिसाइड किया है इसको दूंगा, प्लस ये जो 4,000 रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये भी आपका। तो अभी बिल्डर को मिलेगा ये प्राइस प्लस 4,000 रुपीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट का। और उसके साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर मैं इस एक्सपायरी डे के दिन इस प्राइस में इस फ्लैट को खरीदने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं आपसे फ्लैट नहीं खरीदूंगा। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको पैसे दिया है 4,000 रुपीज़, मैं उसको वापस नहीं मांगूंगा, वो आपके लिए है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना चाहता हूँ, ताकि मुझे इस एक्सपायरी डे के दिन इस प्राइस में इस फ्लैट को खरीदने का राइट मिले और मेरे पास ऑब्लिगेशन ना रहे, ताकि मुझे खरीदना ही पड़ेगा। खरीदना है या ना खरीदने का डिसीजन लेने का ऑप्शन मुझे मिले। पर अगर मैं खरीदने का डिसाइड करता हूँ तो सेलर को वो ऑप्शन नहीं रहेगा कि बेचना है या नहीं, उसको बेचना ही पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं खरीदना है तो सेलर कुछ नहीं कर सकता है, वो चुपचाप रह सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं खरीदता हूँ तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की मैं अभी बात करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ये जो बिल्डर है ये सोच सकता है कि ये जो प्राइस अभी चल रहा है इस फ्लैट का, ये एक अच्छा प्राइस है, नेक्स्ट 3 महीने में ये ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा या फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये आता है मेरे पास इस फ्लैट को खरीदने के लिए, तो मुझे तो अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि 1,03,000 रुपीज़ प्लस 4,000 रुपीज़ मिलेगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे ये 4,000 रुपीज़ तो मुझे मिल ही जाएगा और मैं इस फ्लैट को किसी और को बेचूंगा। तो ये यहाँ पे बिल्डर का व्यू हो सकता है और वो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो सकता है। और अभी हम लोग यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम लोग कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं। जिसने इस कॉल ऑप्शन को बाई किया है उसको एक एसेट को फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डे में एक स्पेसिफिक प्राइस में बाई करने का ऑप्शन मिलता है, उसको राइट मिलता है। वो डिसाइड कर सकता है कि वो बाई करे या ना करे, पर उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि खरीदना ही है। वो डिसाइड कर सकता है कि खरीदे या ना खरीदे। पर यहाँ पे जिसने ये कॉल ऑप्शन को बेचा है उसके पास ये ऑब्लिगेशन रहेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का बायर खरीदने के लिए आता है तो यहाँ पे बेचना ही पड़ेगा। उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है जिससे वो कह सकता है कि मैं नहीं बेचूंगा। सेलर को यहाँ पे ऑब्लिगेशन है और बायर के पास एक ऑप्शन है यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे कैसे कहें कि यहाँ पे कौन बायर है और कौन सेलर है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी आइटम की बात करते हैं तो कौन बायर है और कौन सेलर है। तो कोई भी यहाँ पे किसी को पैसे दे के उससे जो प्रोडक्ट लेता है वो बायर है, और कोई यहाँ पे किसी से पैसे लेके उसको प्रोडक्ट देता है वो सेलर है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं पैसे दे रहा हूँ और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो मैं इस कॉल ऑप्शन का बायर हूँ। और ये जो बिल्डर है
ये इस कॉल ऑप्शन का सेलर है, क्योंकि वो मुझसे पैसे ले रहा है और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे इस सिनेरियो में। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो एक्सपायरी डे है, इस दिन अगर इस फ्लैट का प्राइस यहाँ पे 80,000 रहता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि यहाँ पे अभी प्राइस 80,000 है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके 1,03,000 में इस फ्लैट को खरीदने की कोई बात नहीं है, तो उसकी वजह से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ नहीं करूँगा। तो अभी क्या होगा, सेलर को या फिर ये जो बिल्डर है उसको ये 4,000 रुपीज़ मिल जाएगा। मुझे कितना लॉस होगा, यहाँ पे 4,000 रुपीज़ लॉस होगा। और यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके या फिर कैश मार्केट में इसी फ्लैट को खरीदता तो मुझे यहाँ पे 20,000 का लॉस होता, क्योंकि 1 लाख या फिर 1,03,000 में मैं खरीदता, पर यहाँ पे अभी करंट प्राइस 80,000 है तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा लॉस होता। पर अभी यहाँ पे मैं लॉस को कम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। उसी तरह अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी बिल्डर की बात करें तो अभी यहाँ पे क्योंकि इस एसेट का प्राइस 80,000 हो गया है, तो पहले वो 1 लाख में बेच सकता था, अभी उसको 80,000 में बेचना पड़ेगा। पर उसने मुझसे यहाँ पे ये जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो उसका जो लॉस है उसको थोड़ा सा कम करेगा। यहाँ पे 20,000 के बदले में उसको शायद 16,000 का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों के अलग अलग ओपिनियन होता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी बिल्डर है उसको लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस तो नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रहेगा। नो, तो मैं यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है उसको कलेक्ट करूँ, ये उसका सोच है प्रॉपर्टी बिल्डर का। पर मेरा सोच ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये होता है 1,50,000 रुपीज़ का, तो मैं तो अभी यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भागूंगा, इसके पास दिखाऊंगा, मैं इस फ्लैट को 1,03,000 में परचेस करूँगा। तो अभी यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैंने पे किया है 1,03,000 रुपीज़, प्लस मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4,000 दिया है, तो 1,07,000 हुआ। अभी यहाँ पे प्राइस 1,50,000 है, तो मुझे बाकी जो अमाउंट है वो मुझे प्रॉफिट हुआ। पर यहाँ पे ये जो सेलर है, ये जो प्रॉपर्टी बिल्डर है, उसको क्या हुआ, उसको अभी ये जो प्रॉपर्टी 1,50,000 वर्थ का है उसको मुझे यहाँ पे 1,03,000 में बेचना पड़ेगा। उसको यहाँ पे 1,03,000 प्लस 4,000 1,07,000 मिला। अभी यहाँ पे प्राइस 1,50,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दो पार्टी के डिफरेंट ओपिनियन रहता है, तो यहाँ पे ऐसे जो ट्रांजैक्शन है ये होते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, इस सिचुएशन में इस ऑप्शन का जो बायर है उसका लॉस जो है वो लिमिटेड है। वो कितना लॉस हो सकता है, ये जो प्रीमियम इसने बाई किया है सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है उसको। पर जिसने यहाँ पे इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है उसका लॉस इस एग्जाम्पल में अनलिमिटेड है। अगर यहाँ पे इस फ्लैट का प्राइस 10 लाख पे जाता है तो उसको तो बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख वर्थ के फ्लैट को अभी मुझे 1 लाख रुपीस में उसको देना पड़ेगा, तो उसको तो ज़्यादा लॉस होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन के बारे में जाना है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसने कॉल ऑप्शन को बाई किया है उसके पास फ्यूचर में एक स्पेसिफिक दिन स्पेसिफिक प्राइस में एक एसेट को बाई करने का ऑप्शन रहता है। अगर उसके लिए फेवरेबल सिनेरियो बनता है तो वो उस ऑप्शन को यूज़ करेगा और उस एसेट को बाई करेगा, नहीं तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ नहीं करेगा। और यहाँ पे जिसने इस कॉल ऑप्शन को सेल किया है उसके पास फ्यूचर में एक स्पेसिफिक दिन स्पेसिफिक प्राइस में एक एसेट को बेचने का ऑब्लिगेशन रहेगा, और यहाँ पे अगर बायर परचेस करने के लिए आता है तो ये यहाँ पे मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक और सिनेरियो के बारे में, और यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि अभी यहाँ पे मेरे पास ये फ्लैट है, मैंने इसको 1 लाख रुपीज़ दे के परचेज़ किया है। तो अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये जो फ्लैट है इसका प्राइस जो है वो आने वाले 3 महीने में बहुत कम होगा। मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस जो है वो 70,000 में आ सकता है। तो अभी मेरे पास फ्लैट 1 लाख का है, मेरे पास ये एसेट है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये नीचे आएगा तो मुझे ज़्यादा लॉस होगा, तो मैं कैसे इस लॉस को कम कर सकूँ।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस बिल्डर के पास जाता हूँ और मैं उससे एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो फ्लैट अभी 1 लाख रुपीज़ वर्थ है, इसको 3 महीने के बाद मतलब 30 अप्रैल 2026 को 1 लाख रुपीज़ में बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और यहाँ पे उस दिन मैं इस फ्लैट को बेचूं या ना बेचूं, ये डिसाइड करने का मुझे ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक राइट चाहिए जो मुझे, अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इस फ्लैट को बेचना है 1 लाख रुपीज़ में इस एक्सपायरी के दिन, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते, आप ऑब्लिगेटेड रहोगे। आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैं बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपीज़ में इस एक्सपायरी के दिन, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे एक ऐसा ऑप्शन भी चाहिए कि इस एक्सपायरी के दिन मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं यूज़ करना है, मुझे इस फ्लैट को 1 लाख रुपीज़ में नहीं बेचना है। तो मुझे ये ऑप्शन चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगेन डीलर कहेगा कि ये तो मेरे लिए लॉस मेकिंग सिचुएशन है, क्योंकि आप तो मेरे पास तब आओगे जब इस फ्लैट का प्राइस अगर 70,000 पे आता है। अगर ये बढ़ता है तो आप आओगे नहीं, तो मुझे तो लॉस होगा। तो अभी यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि सिर्फ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बनाने के लिए मैं आपको कुछ प्रीमियम देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4,000 रुपीज़। अगर यहाँ पे इस एक्सपायरी डे के दिन इस प्राइस में मैं इस फ्लैट को आपको बेचने के आता हूँ, तो आपको मुझे 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने प्रीमियम पे किया है 4,000 रुपीज़, उसको मैं आपसे वापस नहीं मांगूंगा, वो आपका ही है। अगर मैं यहाँ पे इस एक्सपायरी डे के दिन इस प्राइस में इस फ्लैट को बेचने के लिए नहीं आता हूँ, तो फ्लैट तो मैं नहीं बेचूंगा, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मैंने प्रीमियम दिया है इसको मैं वापस नहीं मांगूंगा, ये आपका ही होगा। अभी यहाँ पे ये जो बिल्डर है ये सोच सकता है कि यहाँ पे ये जो फ्लैट है इसका प्राइस तो यहाँ पे नीचे तो नहीं जाएगा। उसका व्यू ये रहेगा कि इसका तो प्राइस बढ़ने की चांसेस है। तो यहाँ पे क्योंकि प्राइस तो बढ़ेगा, तो ये बंदा यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करेगा, तो ये बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो 4,000 रुपीज़ है ये तो मुझे आसानी से मिलेगा, मैं इसको कलेक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे ये अग्री करता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसको हम लोग पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग पुट ऑप्शन कहते हैं। पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जिसने इस पुट ऑप्शन को बाई किया है उसको उसके पास जो एसेट है उस एसेट को फ्यूचर में एक स्पेसिफिक दिन एक स्पेसिफिक रेट में बेचने का एक ऑप्शन मिलता है, उसको एक राइट मिलता है। उस राइट को यूज़ करे या ना करे वो डिसाइड कर सकता है उस एक्सपायर के दिन। इस पुट ऑप्शन बायर को यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करने का, पर यहाँ पे जिसने इस पुट ऑप्शन को सेल किया है उसको ये ऑब्लिगेशन रहेगा कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक दिन स्पेसिफिक प्राइस में एक एसेट को बाई करने का उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे कौन बायर है और कौन सेलर है, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा, जिसने पैसे दे के कुछ लिया है वो बायर है। यहाँ पे मैं पैसे दे रहा हूँ 4,000 रुपीज़ और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पुट ऑप्शन का बायर हूँ। यहाँ पे ये बिल्डर पैसे ले रहा है और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो ये है पुट ऑप्शन सेलर। यहाँ पे पुट ऑप्शन बायर में हूँ, मुझे एक राइट मिलता है इस फ्लैट को 1 लाख रुपीज़ में बेचने का इस एक्सपायरी के दिन। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं बेचना है तो नहीं बेचूंगा। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये जो बिल्डर है वो मना नहीं कर सकता, उसको खरीदना ही पड़ेगा, उसको ऑब्लिगेशन रहेगा। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों इसलिए राजी होते हैं क्योंकि दोनों का व्यू अलग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस गिर सकता है, मैं अपना जो एसेट का वैल्यू है उसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे बिल्डर को लगता है कि प्राइस तो नहीं गिरेगा, तो मैं इस प्रीमियम को कलेक्ट करूँ, वो इसके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे अगर इस फ्लैट का प्राइस 1,10,000 में जाता है 3 महीने के बाद, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके 1 लाख रुपीज़ में बेचने के लिए नहीं जाऊँगा। तो उसकी वजह से मुझे लॉस कितना होगा, ये जो प्रीमियम मैंने पे किया है वो, और यहाँ पे बिल्डर को क्या होगा, ये जो प्रीमियम है ये उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं आ रहा हूँ बेचने के लिए। उसी तरह अगर इस एसेट का प्राइस 70K में आता है,
तो मैं अभी जाऊंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके, मैं कहूँगा कि मैं इस एसेट को 1 लाख रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बिल्डर को उसको खरीदना ही पड़ेगा, उसको तो ऑब्लिगेशन है। तो अभी यहाँ पे मुझे कितना लॉस होगा, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ में बेचूंगा, पर यहाँ पे मैंने 4,000 रुपीज़ तो प्रीमियम के लिए दिया है, तो मुझे यहाँ पे 96,000 मिलेगा। और यहाँ पे बिल्डर के लिए क्या होगा, अभी उसको इस फ्लैट को 1 लाख रुपीज़ में बाई करना पड़ेगा, जिसका वर्थ अभी 70K है। तो उसको यहाँ पे तो 96,000 उसको पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लॉस को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश करता था, पर जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे किसी को अच्छा प्रॉफिट होगा और किसी को यहाँ पे अच्छा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इन टॉपिक्स को ध्यान से समझो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे, स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के ऑडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।